पेरीपेपिलरी स्वेलिंग, ठीक है, यानी एट्रॉफी हो जाएगी। एट्रॉफी बेसिकली क्या होता है कि स्वेलिंग ऑफ द डिस्क, ठीक है, तो उसमें वो एट्रॉफी से मिलेगी कि वो डिस्क कैसी आपस में इस तरह सिकुड़ती हुई, श्रिंक होती हुई दिखाई देगी। इसी तरह जो आपकी ब्रूक्स मेम्ब्रेन है, जो बेसिकली कोराइड के अंदर एक लेयर होती है ब्रूक्स मेम्ब्रेन, वो भी येलोइश सी उसकी अपीयरेंस हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, लीकी हो जाएगी। और जब वो लीकी होगी तो कोराइडल पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, जब लीकी हो जाएगी तो न्यू वास्कुलराइजेशन, एक अबनॉर्मल किस्म के नए वेजल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह हमें एक स्पॉट मिलेगा जिसको हम कहते हैं फॉस्टर फ्यूज स्पॉट, और उसमें क्या होगा कि डार्क किस्म की पिगमेंटेड लेयंस बनी हुई होंगी इन केस ऑफ ऑन मैक्यूला के ऊपर, और इसमें बहुत सारे हेमरेजेस और पिगमेंटेशंस आपको नज़र आएंगी। इसी तरह पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा मिलेगा और पेरिफेरल रेटिना के अंदर छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, और वो जो पूरी लेयर्स की लेटेस्ट अरेंजमेंट है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो अपनी अरेंजमेंट को मेंटेन नहीं कर पाएगा जो लेटेस्ट अरेंजमेंट लेयर्स की होती है। उसके साथ साथ इसमें रेटिना के डिटैच्ड होने, क्योंकि पीछे रेटिना है तो वो उस पर स्ट्रेच डालेगा तो उसमें रेटिना के डिटैच्ड होने के भी चांसेस होंगे। और इसी तरह पूरा जो एक्वस ट्यूमर है वो भी डिस्टर्ब हो चुका है, तो विट्रस के अंदर भी इस केस के अंदर चेंजिंग्स आएंगे। तो एक पूरी पैथोजेनेसिस है रेटिना की, ठीक है, पैथोजेनेसिस है आपकी पैथोलॉजिकल डिजेनरेटिव मायोपिया, ठीक है। नाम से जाहिर हो रहा है कि वो उसने पूरे फंडस के अंदर तबाही कॉज कर दी, उसने पूरी फंडस के अंदर चेंजिंग्स वो ले आए। डिस्क में भी चेंजिंग्स होगी, डिस्क के साथ साथ ब्रूक्स मेम्ब्रेन कोराइड के अंदर भी चेंजिंग, वो लीकी हो जाएगा, उसकी वजह से न्यू वास्कुलराइजेशन होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं, और आपने जब फंडस पे मतलब स्लिट लैम्प पे एग्जामिनेशन करनी है तो ये आप मेन चीज़ों को देख सकें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू व्यू और सी द फंडस, मतलब आपने फंडस को देखना है, ऑप्टिक डिस्क को देखना है, और ऑप्टिक डिस्क में आपने देखना है कि उसकी स्वेलिंग तो नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद उसमें जो जितनी भी तमाम वेजल्स आ रही हैं वो लीकी तो नहीं है कोराइड के साथ, न्यू वास्कुलराइजेशन तो नहीं हुई, हेमरेजेस तो नहीं है, कहीं लेयंस तो नहीं है, पिगमेंटेशंस तो नहीं है, पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा को आपने देखना है। ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें आपने देखनी है, ये इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर आएगा। ओके, अब इसमें इसके अलावा अगर पैथोलॉजिकल मायोपिया है, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते, ठीक है, वक्त के साथ साथ अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज करता है। जैसे कि ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस केस के अंदर, वही कि कोराइड के ऊपर न्यू वास्कुलराइजेशन होगी। अच्छा, हेमरेजेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे मैक्यूला के अंदर, रेटिना डिटैच्ड हो जाएगा, और उसके साथ साथ चूँकि एक्वस ट्यूमर भी इसके अंदर उसकी ड्रेनेज भी ख़राब हो चुकी है, इंट्राओक्युलर प्रेशर भी विथस्टैंड प्रॉपरली नहीं है, और क्योंकि प्रेशर डल रहा है ना, स्क्लेरा आपका स्ट्रेच हो चुका है तो वो अपने साथ स्ट्रक्चर्स को भी अफेक्ट करेगा, तो उस केस के अंदर आपको ग्लाकोमा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें ऑप्टिक डिस्क की भी स्वेलिंग आ चुकी है, वो भी उसकी भी एट्रॉफी हो चुकी है, और उसके साथ साथ इंट्राओक्युलर प्रेशर भी आपका मेंटेन नहीं है, तो ग्लाकोमा के भी चांसेस हैं। तो ये इसकी तमाम कॉम्प्लिकेशंस है। तो आपने आया वक्त के साथ साथ जो भी आपका मायोपिया है आपने इसको ट्रीट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स, कि इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स में आ जाते हैं कि सिम्टम्स एंड साइंस। सिम्टम्स वो होते हैं जो कि आके पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहा होता है, और साइंस वो होते हैं जो कि हम फंडस पे जब एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो जो हमें साइंस मिल रहे होते हैं। तो इसमें क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं, पेशेंट हमें ये आके कंप्लेन कर सकता है कि उसको क्या होता है, उसको डिस्टेंस पे चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं, विजुअल एक्विटी उसकी डिस्टेंस की ख़राब है, उसको सर दर्द होता है, उसको भारीपन होता है, उसको चीज़ें छोटी बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि शंटिंग ऑफ द हाफ शंटिंग ऑफ द आइज़ होती है, ठीक है। मायोप्स का जो एक प्रेजेंटिंग या कॉमन सिम्टम है वो ये होता है कि हाफ शंटिंग ऑफ द आइज़। छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या हो सकता है कि उनको कन्वर्जेंस पॉइंट भी मिल सकता है, ठीक है, इज़ोट्रोपी उनको मिल सकता है, और साथ में उनका माइनस का नंबर भी आ सकता है। और अगर इंटरमिटेंट कभी कभार स्क्विंट है, ठीक है, बच्चों के अंदर, तो उसमें इस केस के अंदर एक्सोडेविएशन हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट डाइवर्जेंट स्क्विंट एक्सोडेविएशन ऑफ द आइज़ आपको ये मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि साइंस में देखेंगे, जब हम स्लिट लैम्प में देखेंगे तो विजुअल इक्विटी बहुत ज़्यादा वर्स हुई होगी, ख़राब होगी, डिस्टेंस की आई बॉल्स उसकी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी, चूँकि एक्सियल लेंथ आई बॉल की इसमें इंक्रीज़ हुई होगी, कर्वेचर जो होगा कॉर्निया का और जो लेंस का है वो इंक्रीज़ हुआ पड़ा होगा। उसके बाद जब हम फंडस में एग्जामिनेशन करेंगे तो यही चीज़ें आपको मिलेंगी कि आपकी ऑप्टिक डिस्क स्वेल हो चुकी है एज अबव, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डायग्नोज कैसे करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग रिफ्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, होल प्रोटोकॉल रिफ्लेक्शन। अगर माइनस के नंबर वो अप्रिशिएट करे तो उसका मतलब रेड यानी माइनस के नंबर वो अप्रिशिएट करे तो उसका मतलब पेशेंट आपका मायोप है। और फिर उसके बाद आपने देखना है कि वो -2 -3 तक का मायोप है तो उसको क्या है, सिंपल स्कूल मायोपिया है। अगर वो 6 डायोप्टर से 20 डायोप्टर्स तक जा रहा है तो वो आपका पैथोलॉजिकल मायोपिया है। और बाय बर्थ उसका मायोपिया विद ईजो डेविएशन स्क्विंट के साथ प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि उसको क्या है,
कॉन्जेंटल मायोपिया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिफ्रैक्शन करते हैं। बड़े जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर तो हम नॉर्मल 15-20 ईयर्स के बच्चे जो हैं उनके अंदर तो हम सिंपल जो है वो रिफ्रैक्शन का प्रोटोकॉल परफॉर्म करते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें उनमें हम रेटिनोस्कोपी साइक्लोपीजिक रिफ्रैक्शन करते हैं, ठीक है, ड्रॉप्स डाल के उनकी एकोमोडेशन को रिलैक्स करा के, चूँकि छोटे बच्चे उनके अंदर एक्टिव एकोमोडेशन होती है तो उसको रिलैक्स करा के हम साइक्लोपीजिक ड्रग्स साइक्लोपेन या एट्रोपिन को यूज़ करके और फिर उसके बाद हम उनकी प्रॉपर नंबर निकालते और देखते हैं कि उनका क्या नंबर निकलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम उनकी कॉर्नियल टोपोग्राफी भी कर सकते हैं, ठीक है। टॉप सरफेस जो स्टडी करने के लिए कॉर्निया की कॉर्नियल टोपोग्राफी कर सकते हैं इन केस ऑफ केराटोकॉनस, क्योंकि हाई नंबर ऑफ अगर माइनस है तो वो फर्दर और सिलेंड्रिकल नंबर्स भी साथ में आ रहे हैं तो वो आपके केराटोकॉनस भी कॉज कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर हम लोग कॉर्नियल टोपोग्राफी कर रहे होते हैं। ए स्कैन्स अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम इसमें करते हैं, चूँकि हम एक्सियल लेंथ को देख रहे होते हैं वो बड़ी हुई होती है। तो ये कुछ इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं कि हम रेटिनोस्कोपी करते हैं, ए स्कैन्स अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, उसके बाद हम लोग कॉर्नियल टोपोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं ट्रीटमेंट मेथड्स। ट्रीटमेंट जो है उसका एक नॉन सर्जिकल मेथड्स भी हैं और सर्जिकल मेथड भी हैं। नॉन सर्जिकल मेथड्स में अगर देखा जाए तो हम इसमें ग्लासेस के साथ हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। चूँकि अब एक्सियल लेंथ ऑलरेडी आपकी बढ़ चुकी है तो हम इनको माइनस के लेंसेज देते हैं जिनको हम कहते हैं कॉनकेव लेंसेज। कॉनकेव लेंसेज देते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज भी दे सकते हैं, ठीक है, लेंस आँख के अंदर लगाने के लिए। इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करने के लिए, मायोपिक को करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस भी दे सकते हैं और साथ में हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज भी दे सकते हैं। अब चूँकि जो प्रोटोकॉल है जब हम बच्चों में देते हैं, छोटे बच्चों में जब हम कांस्टेंट यूज़ के लिए एडवाइज करते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं चूँकि उनकी एक्टिव एकोमोडेशन है तो कंटिन्यूसली हम उनको कहते हैं कि आपने ये ग्लासेस पहननी है, तो हम उनको फुल करेक्शन देंगे। अडल्ट्स के अंदर हम हमेशा माइनस को क्या करते हैं, अंडर करेक्ट करते हैं। 1 to 2 डायोप्टर्स लेस दैन प्रिस्क्राइब, जो भी उसकी प्रिस्क्रिप्शन होती है उससे 1 to 2 डायोप्टर्स हम लेस करके मिनिमम थोड़ा सा अंडर करेक्ट करते हैं अडल्ट्स के केस के अंदर। चिल्ड्रन के केस के अंदर हम लोग फुल करेक्ट करते हैं, फॉर कॉन्स्टेंट यूज़ इज़ एडवाइज्ड। और बच्चों को हम लोग फुल करेक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी जो है वो एक्टिव एकोमोडेशन होती है और उसके साथ साथ उनको ईजो डेविएशन के चांसेस होते हैं या उनको स्क्विंट के चांसेस होते हैं। तो उस स्क्विंट से बचाने के लिए कि बजाय इसके कि आँख आपकी जो है वो स्क्विंटेड आई हो जाए, स्ट्रेबिस्मस उसको हो जाए या वो लेज़ी आई बन जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको फुली करेक्ट कर देते हैं अंडर करेक्शन के बजाय, ठीक है, क्योंकि आँख उनकी फुली डेवलप नहीं हुई भी होती है तो हम उनको फुल नंबर दे रहे होते हैं, ठीक है, और एक हद तक हम उनको फुल नंबर देते हैं। और वैसे भी जब हम साइक्लोपीजिक रिफ्रैक्शन करते हैं अगर हमारे पास -4 -5 तक का नंबर आ रहा है तो हम -3 तक का नंबर प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं बच्चों को। फुल करेक्शन हम लोग देते हैं। फुल करेक्शन हम उस केस के अंदर देते हैं जब बच्चों को ईजो डेविएशन या स्क्विंट के चांसेस है ताकि उसको एम्बाइलोपिक या लेज़ी आई से बचाया जाए। अनटिल अनलेस अगर बच्चों को स्क्विंट वगैरह नहीं है या उसको एम्बाइलोपिक आई के चांसेस नहीं हैं तो हम उसको अंडर करेक्ट कर सकते हैं, अंडर करेक्ट करते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ जब उसको स्क्विंट नहीं है। स्क्विंट के अगर चांसेस नहीं है तो हम उसको फुल करेक्शन देंगे, और अगर उसको स्क्विंट है, ऑलरेडी इसको स्क्विंट है या उसको लेज़ी आई होने के चांसेस हैं तो तब हम उसको फुल करेक्शन देंगे, ठीक है। और इन केस अडल्ट्स के केस के अंदर हम हमेशा माइनस का जो नंबर होता है हम उसको अंडर करेक्ट करते हैं, स्लाइटली लिटिल बिट मिनिमम करेक्ट करते हैं, फुल करेक्शन हम लोग नहीं देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स के केस के अंदर सबसे पहला क्या चीज़ है, कुछ 4-5 मेथड्स हैं कि जिसमें हमने सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया को फ्लैटन करना होता है। मेन प्रिंसिपल क्या होता है, मेन गोल हमारे पास ये होता है कि हमने जो सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया जो कि एक्सियल लेंथ इंक्रीज़ हो चुकी है, कर्वेचर इंक्रीज़ हो चुका है, सेंटर से लेंथ जो है उसकी प्रोट्रूजन हो चुकी है तो और आई बॉल जब इंक्रीज़ कर चुके हैं तो हमने अपने लेंथ का जो कॉर्निया जो होता है तो उसको सेंटर से क्या करना होता है, सेंट्रल पार्ट जो कॉर्निया का होता है उसको फ्लैटन करना होता है। तो उसको फ्लैटन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, कोई भी हम एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। रेडियल केराटो, ठीक है, केराटोटोमी है, और उसके बाद फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी है, लेज़र एपिथेलियल केराटोमिलाइसिस जिसको हम लेसिक भी बोलते हैं, और उसके बाद लेज़र इन सीचू केराटोमिलाइसिस जिसको हम लेसिक बोलते हैं। लेजिक एंड लेसिक ये 2 मेन प्रोसीजर्स हैं जो कि आजकल क्लिनिक्स में परफॉर्म हो रहे हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि आपका जो लेंस सेंटर से थोड़ा सा प्रोट्रूड हुआ होता है तो इसमें लेंस को उसकी जो प्रोट्रूजन हुई होती है, जो लेंस की कौन शेप बन जाती है कॉर्निया के जब कर्वेचर ज़्यादा होता है तो उसको एब्लेट किया जाता है। एब्लेशन के ज़रिए से उसको काट के उसको फ्लैट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके तमाम जो है वो प्रोसीजर्स हैं जो कि इसकी सर्जिकल के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। और अगर किसी का बहुत ज़्यादा हाई नंबर भी है जैसे कि -16 -17 का,
नंबर है तो वो ऑलमोस्ट 5 to 6 डायोप्टर्स का जो एरर है वो कवर करता है। ऐसा नहीं होता कि सर्जरी के बाद उसको ग्लासेस मुकम्मल तौर पर उतर जाएं। ऐसा हो सकता है कि अगर -16 का नंबर है तो माइट पॉसिबल आफ्टर सर्जरी के वो -9 या -8 तक का नंबर वो ग्लासेस में पहन सकता है, मतलब वो कम हो जाता है नंबर। हाँ, किसी को -8 -5 तक का नंबर है, -7 तक का नंबर है तो सर्जरी के बाद उसका नंबर कम भी हो सकता है, ग्लासेस उतर भी सकती हैं। यानी अगर कम नंबर है तो आप सर्जरी के जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो गुड प्रोग्नोसिस होती है उसकी कि वो आप ग्लासेस उसमें उतरने के चांसेस होते हैं। बट इन केस अगर हाई नंबर है तो तब भी वो उसमें ये कि नंबर कम हो जाता है लेकिन ग्लासेस कम्प्लीटली उतर नहीं सकते। ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लिनिकल बातें हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि लेसिक प्रोसीजर्स आफ्टर सर्जरी हम नंबर कम होता है या ग्लासेस आपके उतर जाते हैं नहीं उतरते, हम ये प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। और सर्जरी से पहले भी पूरा एक वर्कअप प्लान फॉलोअप आपका जो है वो किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी जो भी ऑलमोस्ट 7 to 8 10 आपके प्रोसीजर्स होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं और उसके बाद ये तय होता है कि ये सर्जरी के लिए पेशेंट इस काबिल है कि नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पूरा प्रोटोकॉल जो है वो रिफ्रैक्शन का परफॉर्म किया जाता है ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स रिफ्रैक्शन। देन उसके बाद छोटे बच्चे हैं तो उनमें साइक्लोप्लीजिक ड्रग्स यूज़ करके रेटिनोस्कोपी परफॉर्म की जाती है। देन उसके बाद उनका कुछ टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं जिसमें आपकी एपी मैपिंग आ जाती है। ठीक है, एपी मैपिंग में सेंट्रल कॉर्निया की जो थिकनेस होती है उसको देखा जाता है कि आया जो पेशेंट है उसके कॉर्निया के अंदर इतनी एबिलिटी है उसकी सर्जरी की जाए, थिनिंग तो नहीं है, ये चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। देन उसमें VKG वीडियो केरेटोग्राफी परफॉर्म की जाती है जिसमें देखा जाता है कि मतलब कॉर्निया कितना प्रोट्रूड हुआ है, कौन सी शेप का जो है वो इसमें कॉर्निया की शेप कौन सी, बटरफ्लाई शेप की शेप्स जो है वो कॉर्निया की कौन सी हैं, मतलब कौन सा जो है वो टू रूल आउट कि कौन सा जो है पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म है, अगेंस्ट रूल एस्टिग्मेटिज्म है, उसके साथ साथ मतलब मायोप है पेशेंट, उसके साथ साथ कोई इसका सिलेंड्रिकल नंबर तो नहीं आ रहा। तो ये एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है सर्जरी से पहले। और उसके बाद इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज जो है वो जो फुली जो सर्जरी से देखा जाता है कि सर्जरी का जो टाइम है वो किस एज में परफॉर्म किया जाता है। तो वो छोटे बच्चों के अंदर ये प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म किए जाते। ऑलमोस्ट आपकी जब आँख फुली डेवलप हो जाती है 20 to 23 ईयर्स की एज के अंदर, 24 ईयर्स की एज के अंदर ये लेसिक और लेसिक सर्जरीज़ आपकी जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। और फिर ये देखा जाता है कि अगर कब कि सर्जरी की जा सकती है नहीं की जा सकती। जैसे कि बहुत बूढ़े लोग होते हैं तो उनके अंदर ये सर्जरी नहीं परफॉर्म की जाती। इसी तरह जो फीमेल्स होती हैं अगर इन केस ऑफ उनके कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, मीनोपॉज है या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही हैं या प्रेगनेंसी है तो उस केस के अंदर ये प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म होते हैं। ये कुछ क्लिनिकल बातें हैं जिनमें ये लेसिक जो सर्जरीज़ है, लेसिक और लेसिक्स आजकल का इनका दौर है। मोस्टली जो है वो हाई फाई जो क्लिनिक्स उनमें ये परफॉर्म किया जा रहा है, खासकर जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहाँ पे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और पूछा जाता है कि क्या ये जो प्रोसीजर्स हैं ये इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं या नहीं हैं, इफ़ेक्टिव हैं या नहीं हैं, इनकी क्या इन्फॉर्मेशन है। तो होप सो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।